नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में आए हुए व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य क्या है। हम आए दिन अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं, विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं, परंतु पारिभाषिक रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसे सार्थक शब्दों का समूह जो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हो वही वाक्य कहलाएगा, और जो अपने आप में एक पूरा अर्थ प्रकट करता हो वही वाक्य कहलाएगा। आपके सामने एक चित्र है और वाक्य लिखा गया है, लड़का कसरत कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे शब्द सार्थक हैं और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। यदि मैं इस वाक्य को इस तरह से कहूँ, कसरत रहा लड़का कर है, तो क्या आप इसे वाक्य कहेंगे? नहीं, यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग तो किया गया था, परंतु यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से ये शब्द व्यवस्थित नहीं थे। तो आपको वाक्य क्या होता है ये समझ आ गया होगा। वाक्य से संबंधित एक और चीज़ आपको समझनी है कि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा होता है वह उद्देश्य है। जैसे यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? लड़का। कसरत कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का क्या है? उद्देश्य। साधारण अर्थों में हम इसे कर्ता भी कह सकते हैं, कर्ता। और जो कुछ कहा गया है वह विधेय होता है। जैसे कसरत कर रहा है, तो ये क्या है? विधेय। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और कितने थे वो? 8। और यहाँ रचना के आधार पर आप वाक्य भेद पढ़ेंगे, ये 3 हैं। सबसे पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने पहला आपको उदाहरण बताया था, लड़का कसरत कर रहा है। इसमें एक ही उद्देश्य है, लड़का, और उसके बारे में क्या कहा गया है? कसरत कर रहा है। तो एक ही विधेय है, विधेय अर्थात क्रिया। और एक उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं। पहला है बिजली चमकती है, पानी बरसा, मोहन बाजार गया। तो इन सब वाक्यों में आप देखेंगे एक एक उद्देश्य अर्थात एक एक कर्ता है, और एक एक विधेय अर्थात एक एक क्रिया है। और एक चीज़ और है कि ये जो सरल वाक्य है इसमें कोई और उपवाक्य नहीं होते। दूसरी बात, सरल वाक्य 2 शब्दों का भी हो सकता है और बहुत लंबा भी हो सकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि सरल वाक्य छोटा ही होगा। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। वह प्रतिदिन घर पर कार्य करने के पश्चात समय पर कार्यालय पहुंचती है। वह प्रतिदिन घर पर काम करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। तो ये कितना लंबा वाक्य है, लेकिन ये भी सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया है। इसके आगे हम बढ़ेंगे। आप देखिए ये 2 चित्र आपके समक्ष हैं। पहले चित्र में आप सरल वाक्य बना सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लड़की गेंद उछाल रही है, और दूसरे वाक्य में अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अगला जो भेद है वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त के नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ।
तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, कैसे मिले हों, योजकों की सहायता से मिले हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसमें जितने भी उपवाक्य होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए हुए होते हैं। जैसे चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में चंदन खेल कर आया और सो गया। अगर हम इनको अलग अलग करें, चंदन खेल कर आया, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, आपको पूर्ण अर्थ दे रहा है। बिल्कुल। सो गया, चंदन सो गया, ये भी अपने आप में पूर्ण है। और जिसकी सहायता से ये दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है उसे हम क्या कहेंगे? योजक। योजक यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। ये सारे योजक हैं जो दो उपवाक्यों को या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सुबह गया अपने आप में पूर्ण है, शाम को लौट आया यह भी अपने आप में पूर्ण है। दूसरा उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर उसने बहुत परिश्रम किया स्वतंत्र उपवाक्य है, उसे सफलता नहीं मिली यह भी स्वतंत्र उपवाक्य है। स्वतंत्र की बात मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ कि ये दोनों ही उपवाक्य प्रधान हैं, मुख्य हैं, एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य के नाम से भी आपको समझ आना चाहिए। मिश्रित अर्थात कुछ चीज़ों, कुछ वस्तुओं का मिश्रण। यहाँ पर उपवाक्यों का मिश्रण है। इसकी हम परिभाषा की तरफ देखते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान अर्थात मुख्य उपवाक्य हो और अन्य जो उपवाक्य हो वो इस पर आश्रित हों। संयुक्त और मिश्र में यही अंतर है। संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य हैं वे स्वतंत्र हैं, सब मुख्य उपवाक्य होते हैं और योजकों की सहायता से जोड़े जाते हैं। परंतु मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे जो क्रियाएं हैं, दूसरे जो उपवाक्य हैं वो मुख्य क्रिया पर आश्रित होते हैं। इनको भी हम योजकों की सहायता से जोड़ते हैं, लेकिन इन योजकों को हम कहते हैं व्याधिकरण योजक। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि जो है व्याधिकरण योजकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यहाँ देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मुख्य क्रिया है कि भारत जीतेगा। विश्वास क्या है? कि भारत जीतेगा। तो मेरा दृढ़ विश्वास है और दूसरे उदाहरण में सफल वही होता है, मुख्य उपवाक्य हैं, ये मुख्य क्रियाएं हैं। उसके बाद कि भारत जीतेगा या जो परिश्रम करता है ये गौण उपवाक्य हैं, इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में मैंने आपको जैसे बताया कि एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरा आश्रित क्रिया होती है, आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। इसमें मैं उस लड़की से मिला था प्रधान उपवाक्य है और जिसकी किताब खो गई थी आश्रित उपवाक्य। सबसे सरल तरीका इसको पहचानने का ये भी है कि जो उपवाक्य जो, जिसे, जिसको, जहाँ, जिसकी, जिन्हें, ये व्याधिकरण योजकों के साथ जुड़े हुए होते हैं वे आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं, तो आश्रित उपवाक्य आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगला उदाहरण भी है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यही आपको मुख्य रूप से समझना भी है। सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे दादाजी सदा कहा करते थे कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा। मतलब कि संज्ञा उपवाक्य में का मतलब ये है कि जहाँ पर संज्ञा
तो संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा की तरह उपयोग करते हैं या संज्ञा की तरह जिन्हें उपयोग में लाया जाता है। जैसे दादाजी सदा कहा करते थे कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा। तो यहाँ पर कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, यहाँ पर यह जो है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। आपने केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी उपवाक्य की से आरंभ होता है वह संज्ञा उपवाक्य होता है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जो उपवाक्य की से आरंभ होगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखिए, कौशल्या नहीं आएगी। यहाँ अल्प विराम है, सुमित्रा जानती थी। अब हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? तो हम इसको इस तरह से करेंगे, सुमित्रा जानती थी कि कौशल्या नहीं आएगी। तो आपको समझ आ गया कि किसके साथ लगा? कौशल्या नहीं आएगी। तो इसी से समझ आ जाता है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करनी है। अगला है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसी वाक्य में आने वाले आश्रित उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। अर्थात इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वह पूरी तरह विशेषण का कार्य करता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। तो जो और जिसे यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप कल लाए थे और जिसे आप ढूंढ रहे हैं, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसकी जो पहचान है, जैसे मैंने संज्ञा की पहचान बताई कि की से जो आश्रित उपवाक्य आरंभ होगा वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ पहचान है। अगर आप इन संकेत बिंदुओं को भी ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ आप देखिए, जो, जिसे, जिसको, जिसने, जिन्हें, जिन्होंने आदि शब्द हैं। तो जो भी आश्रित उपवाक्य इनसे आरंभ होते हैं, इन शब्दों से आरंभ होते हैं, उन्हें आप विशेषण आश्रित उपवाक्य की तरह पहचानेंगे और यही सबसे सरल तरीका भी है इसे पहचानने का। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण को आप समझते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करें। तो यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। देखिए, बिजली चली गई मुख्य उपवाक्य है, मुख्य क्रिया है, बिजली का जाना मुख्य क्रिया है और आश्रित क्या है? ज्यों ही पढ़ने बैठा। जब घंटी बजी फोन उठा लिया। तो फोन उठाना मुख्य क्रिया है और इस पर आश्रित क्रिया क्या है? जब घंटी बजी। तो इन उपवाक्यों में ज्यों ही पढ़ने बैठा, जब घंटी बजी क्रिया विशेषण उपवाक्य है और इनकी पहचान करने का सरल तरीका यही है, जो भी शब्द जब, जहाँ, जिधर, यद्यपि इनसे आरंभ होते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।